नमस्कार। आज हम जून 2025 के मध्य में इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव एकदम से बढ़ गया, उस पर बात कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो हाल की फौजी कार्रवाइयों मतलब मिलिट्री एक्शंस, हाँ, मानवीय असर और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर काफी फोकस कर रहे हैं। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि ये स्रोत क्या कह रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि इन घटनाओं का असली मतलब क्या है। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं 13 जून से। हम्म, इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन। हम्म, सोर्सेस के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा मतलब मैसिव हवाई हमला था। 200 से ज्यादा विमान। हाँ, 200 से ज्यादा। हाँ। और जो टारगेट्स थे वो सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं थे, बल्कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, परमाणु ठिकाने भी थे। अहो। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। परमाणु ठिकाने, ये तो बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल। और साथ ही ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मुसाद, उन्होंने ग्राउंड पर भी कुछ एक्शंस लिए हैं, शायद ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को नाकाम करने के लिए। हम्म। ये सिर्फ एक मिलिट्री जवाब नहीं था, बल्कि शायद अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश थी। और ईरान का जवाब भी उतना ही जबरदस्त था। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 13 से 15 जून तक चला। हाँ। सोर्सेज बता रहे हैं 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन। बाप रे, 150 बैलिस्टिक मिसाइल। हाँ, और निशाने पर सीधे इजरायली शहर थे, तेल अवीव, हाइफा, बैटियाम जैसे। और इसमें जाने भी गईं, कम से कम 24 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 15-16 जून को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मतलब आईआरजीसी, हाँ, IRGC। उन्होंने हमलों की एक और लहर शुरू की। करीब 65 और बैलिस्टिक मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन फिर से। तेल अवीव और हाइफा पर। हाँ, उन्हीं शहरों पर। और इस दूसरी लहर में भी मौतें हुई, कम से कम 8 और एक चौंकाने वाली बात जो सामने आई क्या? कि तेल अवीव में जो अमेरिकी दूतावास है, उससे भी नुकसान पहुंचा। अच्छा, अमेरिकी दूतावास को भी। तो ये जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा था सालों से, अब वो सीधा टकराव बन गया है ना? बिल्कुल सही। यही सबसे बड़ा बदलाव है जिस पर सोर्सेज जोर दे रहे हैं। सालों से जो ये छुपा हुआ इनडायरेक्ट युद्ध चल रहा था, वो अब खुलकर आमने सामने आ गया है। हम्म। दोनों देश सीधे एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, और कुछ एनालिस्ट इसे कॉन्फ्लिक्ट के एक लंबा खिंचने वाले फेज की शुरुआत मान रहे हैं। मतलब जहां डायरेक्ट हमले ज्यादा कॉमन हो सकते हैं। और ये ज्यादा खतरनाक है शायद। निश्चित रूप से, क्योंकि सीधे टकराव में मिसकैलकुलेशन और हालात के बेकाबू होने का खतरा कहीं ज्यादा होता है। और इसका जो मानवीय पहलू है वो तो बहुत ही दुखद है। जो आंकड़े सोर्सेज बता रहे हैं वो डराने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ईरान में 400 से ज्यादा मौतें और उनमें से करीब 200 आम नागरिक बताए जा रहे हैं। ओह। और इजराइल में 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 500 से ज्यादा घायल। और तेहरान जैसे बड़े शहर की बात करें तो वहां से पलायन भी हुआ है, हमलों के डर से, बिगड़ते हालात की वजह से। अंदाजा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग शहर छोड़कर चले गए। 1 लाख लोग, ये तो बहुत बड़ा मानवीय संकट है। हाँ, ये एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। इतने बड़े पैमाने पर मौतें, घायल और लोगों का विस्थापन, ये किसी भी देश के रिसोर्सेज पर, हेल्थ सिस्टम पर जबरदस्त दबाव डालता है। और इसका जो मनोवैज्ञानिक असर होता होगा। वो तो है ही। उसका असर तो सालों तक रहता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये लाखों जिंदगियां हैं जो उथल-पुथल हो गई हैं। जाहिर है दुनिया भर से भी प्रतिक्रियाएं आई होंगी। अमेरिका का क्या स्टैंड रहा इसमें? अमेरिका की तरफ से थोड़ी मिलीजुली सी बात है। मतलब पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने तो चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी हितों को निशाना बनाया गया तो अमेरिका शामिल हो सकता है। हम्म। लेकिन जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने अभी तक डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया है। अच्छा। और बाकी देश, जैसे ऑस्ट्रेलिया का जिक्र था। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 650 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक वहां फंसे हुए बताए जा रहे हैं। लेकिन निकाल पा रहे हैं? मुश्किल हो रहा है। हवाई क्षेत्र बंद है, जमीनी रास्ते भी लिमिटेड हैं, तो ये लॉजिस्टिक्स की एक बड़ी चुनौती है। और यूरोपियन यूनियन? ईयू ने तनाव की निंदा की है और दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा है। ये सारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि मामला कितना गंभीर है। हाँ, मतलब अमेरिका की चेतावनी से ये भी लगता है कि संघर्ष फैल सकता है। बिल्कुल, वो खतरा तो बना हुआ है। और ये जो नागरिकों को निकालने में दिक्कतें आ रही हैं, ये जमीनी हकीकत दिखाती हैं कि युद्ध के हालात में चीजें कितनी मुश्किल हो जाती हैं। एक बात जो मुझे सोर्सेज में काफी इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि दोनों देशों के पास जो मिसाइलें हैं और उनको रोकने वाले जो इंटरसेप्टर सिस्टम्स हैं, उनका भंडार लिमिटेड है। हाँ, ये एक बहुत अहम पॉइंट है। इसका क्या मतलब हो सकता है आगे के लिए? इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो ताबड़तोड़ मिसाइल हमले हमने देखे,
वो शायद लंबे समय तक इसी इंटेंसिटी से जारी ना रह पाएं। अच्छा। तो आगे चलकर इस कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा सिर्फ मिलिट्री ताकत पर ही नहीं, बल्कि शायद डिप्लोमेसी और बातचीत की संभावनाओं पर भी निर्भर करेगा। लिमिटेड रिसोर्सेज शायद दोनों पक्षों को सोचने पर मजबूर करें। तो कुल मिलाकर जून 2025 के मध्य में हमने इजराइल ईरान संघर्ष को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेते देखा। बड़े पैमाने पर मिसाइल एक्सचेंज, गंभीर मानवीय परिणाम और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स अंतर्राष्ट्रीय माहौल। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है, सोचने पे मजबूर करता है। अगर ये स्रोत सही कह रहे हैं कि दोनों पक्षों के पास मिसाइलों का भंडार वाकई सीमित है, तो जब बड़े पैमाने पर सीधे हमले करना मुश्किल हो जाएगा, तब ये देश आगे क्या करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? हाँ, मतलब क्या हम फिर से प्रॉक्सी वॉर या साइबर हमलों की तरफ वापसी देखेंगे या कोई और रास्ता निकलेगा? एग्जैक्टली। ये देखना होगा कि मौजूदा सीमाओं के आधार पर उनकी भविष्य की रणनीति क्या होती है।